Hello guys, this is Subodh sir and I welcome you on my YouTube channel। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि मैं आपके लिए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित हर दिन कुछ नए नए वीडियोस लेके आता हूं और उस वीडियो में मैं आपको फुल कंसेप्ट के साथ अपनी बातों को आपको समझाता हूं ताकि आप जब एग्ज़ाम में बैठें तो उस कंसेप्ट के आधार पर आप अपने क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकें। हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज भी आपका टॉपिक है कॉमन एरर्स। और कॉमन एरर्स जान रहे हैं कि अभी आपको अनेक सारे तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको। तो चलिए हो जाइए तैयार, पेन और पेपर लीजिए और चलिए मेरे साथ देखते हैं कि इस कॉमन एरर्स में मैंने आपके लिए क्या स्पेशल लाया है और किस रूल के तहत किस कारण से इसमें एरर है और नहीं है तो क्यों नहीं है, उसको आज हम देखेंगे। तो बस पैसेंस के साथ एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अंतिम तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए, है ना, ताकि आपको पूरा का पूरा मैं जो देना चाहता हूँ वो आपको मिल सके। तो चलिए, पहला सेंटेंस आपका कॉमन एरर्स का है। फर्स्ट सेंटेंस में कहता है ओल्ड हैबिट्स, नो प्रॉब्लम, देख सकते हो आप। डाई हैज़ ऑलरेडी अ निगेटिव मीनिंग हियर, यहाँ की पुरानी आदतें खत्म होती है। अब यहाँ पर देखिए एक वर्ड आ गया हार्डली, और नंबर पार्ट फोर्थ जो सेंटेंस है आपका वो नो एरर है। तो अब ओल्ड हैबिट्स क्या होते हैं, खत्म होते हैं बड़ी मुश्किल से, है ना। तो हार्डली और डाई दोनों आपका निगेटिव मीनिंग दे रहा है। देखिए एक हार्डली भी निगेटिव दे रहा है और डाई भी निगेटिव मीनिंग दे रहा है। और हार्डली क्या है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना। आपको यहाँ पर एडवर्ब का प्रयोग करना है। तो आप ये देखिए ओल्ड हैबिट्स डाई, हार्डली के स्थान पर आप कुछ नहीं करना, हार्ड का प्रयोग कर दो और ये वाक्य आपका करेक्ट हो जाएगा। हार्डली के स्थान पर आप किसका प्रयोग कर दो, केवल और केवल डियर स्टूडेंट्स हार्ड का प्रयोग कर दो, क्योंकि हार्डली एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जिसका प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में किया जाता है। और यहाँ तो आपके लास्ट में है, सेंटेंस के लास्ट में, तो यहाँ पर आपका हार्डली का प्रयोग नहीं होगा। नो एरर तो आपको है नहीं। तो इस पार्ट के हार्डली वाले पार्ट वाले सेंटेंस में आपका एरर यहाँ पर लाई कर रहा है, तो आप इसको सुधार लीजिए कि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। क्लियर हो गया। अब देखिए सेकंड सेंटेंस जो है आपका वो बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए पूरे सेंटेंस को आप मेरे साथ पढ़िए, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। क्या कहता है, द थीफ एस्केप्ड बिफोर आई ओपनड द डोर। नंबर फोर्थ पार्ट में है नो एरर। अब आप सोचिए मेरे साथ कि कहाँ आपका एरर्स है या नहीं है। देखिए आपने एक पढ़ा होगा कि अगर पास्ट में दो कार्य एक साथ चलते रहता है, देखिए मैं आपको समझाता हूं कि पास्ट में अगर दो कार्य एक साथ चलते रहता है तो ये बतलाना आवश्यक हो जाता है कि कौन कार्य पहले और कौन कार्य बाद में समाप्त होता है। तो जो कार्य की पहले समाप्त होता है उसके लिए हम डियर स्टूडेंट्स पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। और जो कार्य की बाद में समाप्त होता है उसके लिए हम सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। किसका, सिंपल पास्ट का। तो अब देखिए इस सेंटेंस में भी दो क्लाउज हैं, एक है इधर वाला बिफोर के पहले वाला और एक है बिफोर के बाद वाला, और ये वाक्य बिफोर से जुड़ा हुआ है। तो देखिए कार्य कौन पहले समाप्त हो रहा है, द थीफ escaped before I opened the door, मतलब दरवाजा खोलने से पहले ही चोर भाग गया, तो इसका मतलब चोर भागने का काम पहले हुआ। तो अब बताइए पहले जो काम होगा उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे ने। और पास्ट परफेक्ट का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 होता है ना। तो अब देखिए सब्जेक्ट के बाद आपका क्या है, escaped, ये V2 है या V3 भी कह सकते हैं यहाँ पे, लेकिन V2 है यहाँ पर। लेकिन ये V3 तब हो जाएगा जब हम इसके में बीच में क्या लगा देंगे, हैड लगा देंगे। और ये वाक्य आपका सेंटेंस के इसी पार्ट में एरर था और सही वाक्य आपका हो जाएगा द थीफ हैड एस्केप्ड बिफोर आई ओपन द डोर। नो एरर तो है ही नहीं, है ना, इसमें तो गलती है। तो फर्स्ट पार्ट में ही डियर स्टूडेंट्स आपका एरर है। और इसका स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस डॉट डॉट प्लस
बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर हो जाता है। तो आपको बताया ना आपको सही कि ये थीफ हैड एस्केप्ड हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना, हाँ बिल्कुल ये हैड एस्केप्ड हो जाएगा। नाउ कम टू द थर्ड सेंटेंस। ये सेंटेंस आपको लग रहा होगा कि बहुत मामूली है और इसमें एरर है कहाँ, तो चलिए देखते हैं इस सेंटेंस को, पहले रीड आउट करते हैं, पढ़ लेते हैं पहले। महात्मा गांधी इज कॉल्ड, एक पार्ट है, एज द फादर ऑफ आवर नेशन। नो एरर आपका फोर्थ पार्ट है। ऑफ आवर नेशन में आपको लगता है कोई गलती है, मुझे तो कुछ गलती नहीं बुझा रहा है। महात्मा गांधी इज कॉल्ड पैसिव वॉइस के फॉर्म में, इसके बाद V3 यूज किया गया। अब एज द फादर, दैट्स गुड। ये देखिए एज जो है यहाँ पर यूजलेस है, एज जो है इस यहाँ पर यूजलेस है, बेकार है, और इसको रिडंडेंट आप कह सकते हैं। और सूटेबल मीनिंग जो देगा, महात्मा गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, उसमें गवाही की क्या जरूरत है, महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन की तरह नहीं होता है, इसलिए आपका ये एज यहाँ पर नहीं होगा। और सेंटेंस के इस पार्ट में आपका एरर है। आप सही वाक्य कैसे बोलोगे, महात्मा गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ आवर नेशन। ये मेटाफर भी है, आप फिगर्स ऑफ स्पीच में जब चलेंगे तो ये मेटाफर है, शिमिली नहीं होगा ये। क्लियर? तो आपका सेंटेंस के इस पार्ट में एरर है। महात्मा गांधी इज कॉल्ड एज द फादर ना होकर के सही होगा द फादर। क्लियर? नो एरर तो आपका है ही नहीं, एरर यहाँ हो गया। सॉरी। नाउ फोर्थ सेंटेंस में आप देखिए, आई विल रिटर्न बैक इन 5 मिनट्स। ये देखिए भैया, सुनिए आप दोस्तों, सुन लीजिए। ये जो है ना, दो शौतन है, शौतन समझते हैं ना, एक ही पति के दो पत्नी, और दोनों एक जगह रहना पसंद नहीं करते हैं। हो सकता है कि एक आध मामले में तो रह जाए। ये रिटर्न जहां आ गया ना, वहां बैक नहीं होगा। आप ये ध्यान दे दो, जब रिटर्न हो ही गए तो बैक क्या होंगे भाई। तो आई विल रिटर्न बैक इन 5 मिनट्स, मिनट्स भी सही है, 5 है तो मिनट्स भी होगा, नो एरर। देखिए यहाँ पे, तो आप यह काम ये करना पड़ेगा कि आपको बैक को हटा दीजिए, इस बैक को, और सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। आई विल रिटर्न इन 5 मिनट्स, दैट्स एनफ, यही काफ़ी है। बैक का प्रयोग नहीं करना, रिटर्न के बाद कभी बैक का प्रयोग आप नहीं करो, यही एरर्स होता है। और इस तरह के एरर्स को आपको पहचानना ही पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में सही रूप से प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। तो आई विल रिटर्न इन 5 मिनट्स। अब अगर आपको एक टिप्स और ले लीजिए, अगर आप चाहते हो कि मेरा बैक ही रह जाए और रिटर्न हट जाए, तो आप एक काम और कर सकते हो, आई विल बी बैक। अगर आप यहाँ पर बी दे देते तो आप ये आपका वाक्य सही हो जाता, लेकिन वो तो करना नहीं है, आपको सही करना है वाक्य को। तो आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स, दैट्स करेक्ट सेंटेंस। और आई विल रिटर्न इन 5 मिनट्स, दैट्स करेक्ट सेंटेंस। तो आपको बैक को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और बी का प्रयोग हम तब कर सकते हैं जैसे आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स। ओके, नाउ कम टू द फिफ्थ वन। अब देखिए, बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट। अरे वर्षा का दिन होने के कारण दोस्तों हम लोग भी घर से बाहर नहीं जाते हैं। जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं, बिल्कुल नहीं जाते। बोलो हाँ या ना, नहीं जाते हैं। अब देखिए, ये रेनी डे क्या है, ये नेचुरल हैपनिंग है, नेचुरल थिंग है। और नेचुरल थिंग को दर्शाने के लिए आपको याद होगा, मैंने एक इंट्रोडक्टरी इट और देयर का प्रयोग आपको बताया था, ध्यान से सुनेंगे आप। तो जब रेनी डे है तो बीइंग से हम सेंटेंस कैसे शुरू कर सकते हैं, आप सोचिए। वी डिड नॉट गो आउट, गो भी V1 है, डिड नॉट के बाद भी V1 लगता है, आउट से ही ये बाहर जाने के, ये आउट एडवर्ब है। अब आप देखिए, बीइंग अ रेनी डे, आप इसको नहीं कहिए, एक्सप्रेशन आपका गलत है, आप इसको मान लो, ये एक्सप्रेशन आपका गलत है। वी कैनॉट स्टार्ट और बिगिन अ सेंटेंस विथ बीइंग, ओके। जबकि यहाँ पर रेनी हो, रेन की, वर्षा की बात हो, तो आपका सेंटेंस के इसी पार्ट में तो एरर है, फर्स्ट पार्ट में ही एरर है, सेकेंड और थर्ड पार्ट में एरर नहीं है। अब इस वाक्य को आप शुरू कैसे करोगे, ये सोचना पड़ेगा आपको। तो शुरू कैसे करेंगे, तो आप इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इट बीइंग अ रेनी डे। क्या लिखना होगा? इट बीइंग, ये बीइंग को यहां से हटाना होगा और सही करना क्या होगा, इट बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट।
नाउ दिस इज योर करेक्ट सेंटेंस। हम एक बात ज़रूर कहते हैं, इतने अच्छे तरीक़ों से आपको मैं बता रहा हूँ और आपको ये अच्छा लग रहा है तो ज़रूर इस चैनल वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो कर भी लीजिएगा ताकि मेरा हौसला इसी तरह से बना रहे। यस, नेक्स्ट, माई कज़न सिस्टर इन्वाइटेड मी टू हर बर्थडे पार्टी। ऐसा अनेक बार होता है कि हमारे अपने लोग हमें बर्थडे पार्टी में इनवाइट करते हैं और लोग जाते भी हैं वहाँ पे और जम के जाते हैं, है ना। तो क्या कह रहा है, माई कज़न सिस्टर इन्वाइटेड मी टू हर बर्थडे पार्टी। देखिए भाई, इंग्लिश जो है ना एक फ़नी लैंग्वेज है। आप कैसे कर सकते हो, चाचा को अंकल कहते हैं, मौसा को अंकल कहते हैं, फूफा को अंकल कहते हैं वगैरह वगैरह। अगर पड़ोसी में मिल गया तो अंकल कहते हैं ना, मामा को भी अंकल कहते हैं, है ना। तो ये देखिए, ये कज़न और सिस्टर इनवाइटेड मी टू हर बर्थडे पार्टी। अब ये देखिए, ये कज़न जो एक ऐसा टर्म है जिसके बाद ना तो हम सिस्टर का प्रयोग करेंगे और ना ब्रदर का प्रयोग करेंगे। तो ये लड़का है या लड़की, मतलब कजन सिस्टर है या ब्रदर है, इसका निर्धारण आगे आने वाले प्रोनाउन से हो जाता है। इसलिए आप ध्यान दे दें, इस तरह के एक्सप्रेशन को हम कभी यूज़ नहीं करेंगे और आपका एरर यही बन जाता है। वो क्या हो जाता है, माई कज़न सिस्टर। इट्स अ रॉन्ग टू से, इट्स अ रॉन्ग वे टू से। ये कहना गलत है। माई कज़न हैज़ कम, नॉट माई कज़न ब्रदर और सिस्टर हैज़ कम। ये आप ध्यान दे देंगे, है ना। तो आप माई कज़न ब्रदर अगर कोई कहता है तो दैट मीन्स ही इज़ लैकिंग समथिंग, है ना, उसमें कुछ कमी है, उसको जानकारी नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इस सिस्टर को केवल यहाँ से हटा देना और आपका वाक्य सही हो जाएगा। तो आपके फर्स्ट पार्ट में ही सेंटेंस में एरर है और वह क्या है, सिस्टर को हटा दो। सेंटेंस क्या बच गया, माई कज़न इनवाइटेड V2 है, नो एरर। मी ऑब्जेक्ट हो गया, टू हर बर्थडे पार्टी, नो एरर। ये सिस्टर को हटाना पड़ेगा दोस्तों, है ना। तो इस तरह से आपका बन जाएगा। नाउ कम टू द 7th वन। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट टू। क्या कहता है, आई एम थिंकिंग टू राइट माई ऑटोबायोग्राफी, नो एरर। आई एम थिंकिंग टू राइट माई ऑटोबायोग्राफी। माई ऑटोग्राफी आई है तो माई आपका यहाँ पर चलेगा, पॉजिटिव प्रोनाउन माई चलेगा, ऑटोबायोग्राफी भी चलेगा, नो एरर। अब टू राइट, आई एम थिंकिंग। ये देखिए, ये थिंकिंग एक ऐसा वर्ब है, ये थिंकिंग एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद हम जो प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे तो प्रपोजिशन टू नहीं लगाना है दोस्तों। तो क्या लगाएंगे, आपके मन में आ गया होगा कि सर बता रहे हैं तो क्या लगाएंगे। आप कमेंट में ज़रूर करना कि हमको जल्दीबाजी में क्या लगाना है। आप ये देख लो, आप मेरे से पहले सोच लिए होंगे, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स टू को हटाना है और टू को हटा के आपको कुछ नहीं करना है, ऑफ का प्रयोग कर दो। क्या हो जाएगा, आई एम थिंकिंग ऑफ, है ना, आई एम थिंकिंग ऑफ राइट माई, आई एम थिंकिंग ऑफ, और यहाँ पे राइटिंग मिसप्रिंट हुआ, आई एम थिंकिंग ऑफ राइटिंग, यहाँ पर राइटिंग हो जाएगा, क्लियर। आई एम थिंकिंग ऑफ राइटिंग माई ऑटोबायोग्राफी, ये आपका सही हो जाएगा। थिंक के बाद हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि ऑफ का प्रयोग करेंगे। नाउ कम टू द 8th वन। कशिश इज नॉट इन्फीरियर देन कंचन इन स्टडीज। देखिए, इन्फीरियर, आप ध्यान दीजिए, कशिश इज नॉट इन्फीरियर देन कंचन, मतलब कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हो रहा है, इसलिए इन्फीरियर जो है ये कंपैरेटिव डिग्री है। क्लियर, आपको लग रहा होगा कि कंपैरेटिव डिग्री है। तो कशिश इज नॉट इन्फीरियर देन कंचन इन स्टडीज, मतलब कंचन से स्टडीज में वो इन्फीरियर नहीं है। अब आप सोचो कहाँ एरर है, कशिश इज नॉट इन्फीरियर देन। अब देखिए, आपको मैंने अनेक सारे वीडियोस में ये टिप्स दिया है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने बाद कुछ निश्चित प्रपोजिशन ही लेते हैं, जैसे इन्फीरियर हुआ, अल्टीरियर हुआ, एक्सटीरियर हुआ, इंटीरियर हुआ, है ना, सीनियर हुआ, जूनियर हुआ। ये सब के बाद, है ना, हमेशा हम देन का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों, और उसके बाद हम क्या प्रयोग करते हैं, तो टू का प्रयोग करते हैं। तो आपका सही वाक्य हो जाएगा, कशिश इज नॉट इन्फीरियर टू कंचन इन स्टडीज। इन्फीरियर के बाद हम देन का प्रयोग नहीं करते दोस्तों, है ना, इन्फीरियर के बाद हम देन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते। नाउ कम टू द 9th वन।
ये तो थोड़ा लंबा भी सेंटेंस है और आपको मज़ा भी आएगा। क्या कहता है, मदर टेरेसा आस्क्ड अ बिल्डिंग वेयर यहाँ पर जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका मतलब जहाँ हो जाता है, कहाँ नहीं कहेंगे। वेयर मतलब कहाँ होता है, इसे जहाँ हो जाएगा। जब WH वर्ड वाक्य के बीच में प्रयोग किए जाए तो उसका मतलब ज से शुरू होता है, जहाँ, है ना। जैसे व्हेन, जब, है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पर वेयर का मतलब जब जहाँ समझिए। तो मदर टेरेसा नाम फेमस है, हमारे वो मतलब कि नोबेल प्राइज़ विनर भी हैं। मदर टेरेसा आस्क्ड अ बिल्डिंग वेयर, जहाँ सी कुड सी एंड हर वर्कर्स, जहाँ वो और उनके कुछ कर्मी कुड केयर फॉर द पुअर पीपल ऑलवेज, मतलब हमेशा गरीब बच्चों के लिए, गरीब लोगों के लिए वो केयर का काम कर सके, है ना। अब देखिए इस वाक्य को आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि मदर टेरेसा आस्क्ड अ बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग कोई पर्सन है क्या, कोई थिंग है। तो मदर टेरेसा ने मीनिंग को समझिए, मदर टेरेसा ने बिल्डिंग से कहा, ऐसा तो नहीं, तो बिल्डिंग से हम कैसे कह सकते हैं। तो मदर टेरेसा ने एक बिल्डिंग की मांग की, तो आज के बाद आप यहाँ पर फॉर का प्रयोग कर दो, देखो ब्यूटीफुल सेंटेंस बन जाएगा। यही तो एरर है। तो मदर टेरेसा आस्क्ड फॉर अ बिल्डिंग वेयर सी एंड हर वर्कर्स कुड केयर फॉर द पुअर पीपल ऑलवेज। तो आपका सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में एरर लाई करता था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सेंटेंस है आपका, आई एम मोर लॉनलियर। लॉनलियर तो आप जानते हैं, अकेलेपन को आप लॉनलियर कहते हैं। आई एम मोर लॉनलियर हियर देन आई वॉज इन द USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नो एरर। देखिए फोर्थ पार्ट सेंटेंस में 4 पार्ट हैं, 1 2 3 4। अब देखिए आई एम मोर लॉनलियर हियर, हियर तो प्लेस हो गया। अब लॉनलियर के बाद देन कंपैरेटिव का प्रयोग होगा, देन तो है तो चलेगा। आई सब्जेक्ट है, वाज सिंगुलर है, इन द USA, इसमें भी कोई एरर नहीं। अब आप सोचो कि गलती कहाँ है। क्या आपको लगता है कि ये नो एरर हो जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, ये नो एरर नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स। तो फिर होगा क्या, नो एरर नहीं होगा तो ये देखिए, कभी कभी ना हम स्पोकन इंग्लिश में बोल देते हैं, डबल कंपैरेटिव का प्रयोग कर देते हैं, डू मोर बेटर। अरे भाई जब मोर कंपैरेटिव ऑलरेडी है, बेटर भी कंपैरेटिव है, तो वी इन रिटन इंग्लिश वी कैनॉट यूज सच टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन, है ना। आप स्पोकन में बोल के निकल जाओ, चल जाता है, लोग मान भी लेते हैं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं करता है ना। लेकिन रिटर्न में आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा, है ना। क्या ध्यान देना पड़ेगा कि डबल कंपैरेटिव का प्रयोग हम एक साथ नहीं करना है। मोर भी कंपैरेटिव डिग्री है और लॉनलियर भी कंपैरेटिव डिग्री है, तो एक को तो जाना पड़ेगा। एक जंगल में 2 शेर एक साथ नहीं रह सकते। तो आप ये देखिए, मोर को हटा दीजिए और ये आपका वाक्य सही हो जाएगा। तो सही क्या हो जाएगा, आई एम लॉनलियर हियर देन आई वॉज इन द USA। दिस इज short effort of myself for you people, and I hope you will surely like, share and comment upon this video. And if you haven't subscribed my channel, please subscribe it so much so that I can just upload more useful videos for you people. Thank you for watching and thank you.